दोस्तों, आज पेश है दया का फल। ये कवर चित्र दोस्तों। एक बार शैलनगर का राजा कमल जंगल में शिकार खेलने गया। तभी बचाओ, यह तो किसी नारी की आवाज़, लगता है कोई नारी संकट में है। अब उसने घोड़े को मोड़कर उस दिशा में दौड़ा दिया जिधर से आवाज़ आई थी, और सिर दी, बचाओ, आह बचाओ, हा हा हा। यहाँ भीड़ में, वन में कोई आकर अवतार ही तुम्हें बचाने आ सकता है। रुक जाओ, मुझे हाथ न लगाओ, देखता हूँ ऐसा करने से कौन रोक सकता है। ओह, मुझे कुछ करना हो चाहिए। और तभी छां धाक, और राजा कमल समीप आया। ओह, तो राजा नरेंद्र तुम हो। ओह राजा कमल, तो तुमने मेरी यह दशा बनाई है। हाँ नरेंद्र, राजा नरेंद्र, उजाड़ स्थान पर अकेली असहाय युक्ति को अपनी बहादुरी दिखाते वाले ऐसी ही दशा उचित है। राजा कमल, तुमने इस प्रकार घायल नाग को हाथ बिल में हाथ डाला है। आज मैं सोलापुर की राजकुमारी दामिनी को हर हाल में पाकर रहता, बीच में तुम आ गई। मैं इस बात को जीवन में नहीं भूलूंगा कि तुम्हारे इस गुनाह का बदला अवश्य लूंगा। राजा नरेंद्र की तब देखी जाएगी। ओडिशा में, चल कमल, इस वक्त मैं जा रहा हूँ, लेकिन सिर दी तेरे राज्य की तहस नहस कर दूंगा, यह मेरा वादा है। और राजा नरेंद्र अपने घोड़े पर ऐड लगाई, छबीले, आज तेरी प्रतीक्षा की घड़ी है, मुझे कुशल मणि पर ले चल। और सिर दी, राजकुमारी दामिनी, तुम अकेली इस बिहार में क्या करने आई थी। राजन, मैं बस भ्रमण करने आई थी, तभी ये दृष्टि कि राजा मुझसे मुठभेड़ हो गई। यदि आप समय पर न आते तो यह कुपित इरादे सफल हो जाता। मैं आप मैं आप बहुत आभारी हूँ। आप अचूक निशाने ने मेरी आज जीवन रक्षा की है। बताइए, इस उपकार का बदला मैं कैसे उतार सकती हूँ। बताऊँ? हाँ बताइए राजन। तुम इस उपकार का बदला सिर्फ मुझसे विवाह करके उतार सकती हो। क्या? हाँ राजकुमारी दामिनी, बोलो, क्या तुम मुझसे विवाह का प्रस्ताव स्वीकार है? आप जैसे उदार व्यक्ति से कौन व्यक्ति विवाह न करना चाहेगी राजन। तो मैं इसे तुम्हारी स्वीकृति समझूं? जवाब में दामिनी ने लज्जा कर पलकें झुका ली। राजकुमार दामिनी, आओ मैं तुम्हारे राज्य में छोड़ाऊँ। और फिर सोलापुर पहुंचकर, राजा कमल, तुम्हारा प्रस्ताव स्वीकार है। और उस दिन बड़े धूमधाम के साथ राजा कमल और राजकुमारी दामिनी का विवाह हो गया। और उधर मणिपुर में, उफ, वैद्य ने उसके हाथ में औषधि का लेप किया। और राजवैद्य, मैं हाथ से जख्म ठीक होने में कितना वक्त लगेगा। महाराज, कम से कम 5-6 माह तो लग ही जाएंगे। ओह, तो क्या तब तक मैं अपंग ही बना रहूँगा। महाराज, इस औषधि को हाथ में पूर्ण आराम देकर ठीक किया जा सकता है, अन्यथा इसके सिवा कोई रास्ता नहीं है। और उधर कमल अपनी नव दामिनी के साथ अपने राजमहल में प्रवेश किया। दामिनी, तुम खुश तो हो ना? आप जैसा पति पाकर मैं भाग्य पर ईर्ष्या लगी हूँ महाराज। उधर मणिपुर में एक दिन राजा नागेंद्र को सूचना दे रहा था, राजकुमार सोलापुर राजकुमारी का दामिनी से विवाह करके राजा कमल के साथ हो गया है। क्या बक रहा है गुप्तचर, कहीं तुम यह सूचना झूठी तो नहीं दे रहे? क्षमा करें महाराज, पहले कभी आपको झूठी सूचना दी है। जो यह घटना की सत्य और 3 माह पूर्व की है। आए और बुलबुले, जिस बुलबुल को हम अपने जाल में फंसाना चाहते थे, मेरा दुश्मन ले उड़ा। इस बात को तनिक सहन नहीं कर सकता मैं। और उसी समय राजवैद्य को बुलाया। राजवैद्य, हमारे हाथ के घाव में कोई
तीव्र गुणकारी औषधि का लेप कीजिए ताकि मैं शीघ्र होने वाले युद्ध का संचालन कर सकूं। महाराज, आप पहले ही कह चुका हूँ, इस घाव को ठीक होने में 6 माह लगेंगे। इससे यदि एक हाथ से ज़्यादा चलाया डुलाया तो कभी उभरने वाले नासूर बन कर रह जाएंगे। ओह, मैं कितना लाचार हो गया हूँ, चाह कर भी अपने दुश्मन को सजा नहीं चुका सकता। उफ, कितनी लाचारी है। उधर श्रीनगर में महाराज, आपके लिए खुशखबरी है। कैसी खुशखबरी महारानी? महाराज, आप यानी मैं, हम दोनों माता पिता बनने वाले हैं। ओह ओह, क्या क्या सच है? हाँ महाराज, दाम ने यह सब समाचार सुनकर हमें असंख्य खुशी दी है। सहसा दामनी के मुख उदास सी छाट डोल उठी। यह क्या दामनी, खुशी के अवसर पर अचानक उदास क्यों हो गई? महाराज, मुझे सहसा उस पापी राजा नागेंद्र का ध्यान आ गया। उसने आपकी चेतना दी थी कि शीघ्र ही वह शैलनगर राज्य की तहस नहस कर डालेगा। कहीं वह इस बात का सत्य न कर डाले। दामिनी, तुम बहुत भोली हो। तुम मेरे जैसे तीर के साथ हाथ बिन गए थे। तुम भोली हो तुम मेरे तीर से उसके हाथ बिन गए थे। वह कोई साधारण तीर नहीं, तीर का नाम मारक तीर था। मारक अपनी एकलौती तीर है। उसे गुरु मेरी तीरंदाजी से प्रसन्न होकर पुरस्कार में दिया था। वह तीर जिस किसी को भी लग जाए, तीर लगने से 7 माह में उसका शरीर गल गल कर गिरने लगेगा। राजा के साथ भी ऐसा ही होगा। वह हमारे राज्य को खाक में क्या कर्म करेगा। ओह, अभी तो मैं अपने घाव का उपचार करने में ही लगा हूँ। इसलिए हमारे राज्य पर आक्रमण करने की बात उसके दिमाग में अभी नहीं, तो अभी होगी भी नहीं। और जिस समय यह बात उस दिमाग में आएगी तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। तब तक उसका शरीर गलना शुरू हो जाएगा। महारानी, ओह महाराज, सुनकर मुझे रोमांच सा हो रहा है। और राजा नागेंद्र ने उसकी मौत का क्रूर भीषण मौत होगी। उस पापी को ऐसा ही मौत मिलनी चाहिए थी महारानी, और वह मिल भी रही है। और कमल का कहना गलत न था। घाव को सैया पर पड़ा रहने के बाद नागेंद्र युद्ध की तैयार कर रहा था। और सेनापति सेना को अस्त्र वस्त्र सुसज्जित और मुस्तैद रखिएगा। आज से ठीक 3 माह बाद हम सैन्य पर आक्रमण करेंगे। जी महाराज। और सेनापति की देखरेख में सेना युद्धाभ्यास करने प्रारंभ कर दिया। और सेना में नवयुक्त की भर्ती की जाने लगी। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम राघव है सेनापति जी। 3 माह पश्चात महाराज, आपका हाथ पूरी तरह ठीक हो गया है। ओह, मैं इस दिन की तो बड़ी हम न जाने कब से प्रतीक्षा कर रहे थे राजवैद्य जी। और उधर उसी दिन उसने बिना एक पल गवाए राजा सेना के साथ श्रीनगर पर कूच कर दी। राजा कमल को युद्ध में हरा कर मैं दामिनी को अपने कब्जे में करके जबरदस्ती उससे विवाह कर लूँगा। और उधर श्रीनगर में महाराज, बताइयो, महारानी की गर्भाशय से 6 महीने से कुशल पूरे कर लिए हैं। ओह, इंतजार अब थोड़े दिनों का शेष रह गया है। और वो खुशी के अवसर पर पूरे राज्य में खुशियां मनाई गई। और महल में सही यही आलम था। और उधर सैन्य प्रजा अवरोध प्रमोद में डूबी थी। राजा नागेंद्र की सेना नगर में आक्रमण कर दिया। खचाक खचाक आह आह। और शैलनगर की प्रजा को मारती काटती नरेंद्र की सेना लाचार नगर में आगे बढ़ती गई। खचाक। और उधर महल में गजब हो गया। राजा नागेंद्र ने अपने राज्य पर आक्रमण कर दिया है। हाँ,
महाराज वह मार काट पहुँचाता हुआ राजमहल के मुख्य तक पहुँच गया। ओह यह क्या! और महल के बाहर हा हा हा, अब अपना पूरा मेरा सपना पूरा होगा और कोई श्यान नहीं है, दाम्पति अब अपनी बना कर रहूँगा। हा हा हा, मुझे यह सूचना कमल को सिर दे देनी चाहिए। और वो दौड़ा दौड़ा राजमहल में पास आया। महाराज लगता है राजनगर महारानी को पाने के लिए शैलनगर पर आक्रमण अस्त व्यस्त कर दिया है। ओह तो यह बात है। हाँ महाराज, मेरी मानिए, महारानी दामिनी को लेकर गुप्त दरवाजे से कहीं दूर चले जाइए। चोरों की बाती? हाँ महाराज, इसमें सिवा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मौके की गंभीरता समझिए, समय रहते दूर निकल जाइए। ओह, समय इतना कम है कि हम अपने सेना भी एकत्रित नहीं कर सकते। और राजा ने कमल कई विशेषों को महारानी दामिनी के साथ गुप्त रास्ते से महल से बाहर निकल आए। महाराज, मुझे यह हतभागी के कारण हुआ है। महारानी, स्वयं को दोषी न समझिए, जो होना था हो गया, हो कर रहता है। और सिद्धि दोनों राज्य से दूर निकल गए। कैसी विडम्बना है, चारों की भांति अपने राज्य त्यागना पड़ रहा है, चोरों की भांति। उधर शैलनगर के महल में राजा दामिनी राजमहल से कहीं अता पता चला, कहीं कहाँ गए दोनों? लगता है गुप्त राह से भाग निकले हैं दोनों। ऐसा ही हुआ है। और दामिनी को इस तरह अपने हाथ से निकलते देख राजा बुरी तरह पागल हो उठा और पागलपन में उसने सेना को आदेश दिया, शैलनगर पे प्रत्येक भवन से मनुष्य रहित कर दो, ईंट से ईंट बजा दो। और ऐसा ही हुआ, तड़ाक चड़ाक। और सिर दी, सैनिकों वापस चलो, हमारा ध्येय पूरा हुआ। और सेना मणिपुर से लौट चली। कहाँ हुआ मेरा ध्येय सफल? विजय प्राप्त करने की भी मैं खाली हाथ लौट रहा हूँ। और दूसरी ओर, महाराज, चलने अब नहीं चला जा रहा मुझसे। तुम ठीक हो दामिनी, हम यहाँ ठहर जाते हैं। और कमल ने घास फूस इकट्ठी की और एक कुटिया का निर्माण करने में जुट गया। हरी किस्मत, कम तक इस एक इशारे पर सैकड़ों राजा मजदूर निर्माण करने में जुट जाते थे। आज वह स्वयं मेरे लिए कुटिया निर्माण कार्य में लगा हुआ है। और सांझ होते ही कुटिया तैयार हो गई और कमल व दामिनी ने वहीं रहने लगे। और एक माह पश्चात, ओह यह क्या, मेरे शरीर में यह किसा लाल लाल हो गया है? और उसी समय राजवैद्य ने आकर निरीक्षण किया। महाराज, यह तो कोई कोढ़ के लक्षण है। क्या? हाँ महाराज, इस प्रकार का कोढ़ होने का शरीर अंग अंगल जाता है और गिरने लगते हैं और सिर दी रोगी की मृत्यु हो जाती है। ओह, यह क्या कोई उपचार? नहीं महाराज, यह रोग लाइलाज है। लगता है मेरे पापों का फल है। मैंने राजा कमल और दामिनी का बेवजह सताया। मैंने शैलनगर का निहार प्रजा पर आक्रमण जुल्म ढाया, उसी का पाप का फल है ये। हे प्रभु, मेरे अपराधों की क्षमा कर दे। उधर वन में दामिनी 7 माह पूरे हो चुके हैं। अब राजा नरेंद्र कोढ़ के लक्षण शुरू हो गए होंगे। ओह, अब तो राजा निरंतर अहंकार यंत्रणा भुगत रहा होगा। हाँ दामिनी, इस समय उसे जीवन मृत्यु मानव के समान है। पल पल वह मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा है। ओह, दामिनी सिहर कर रह गई और वह सोचकर कमल की बोली, स्वामी, राजा नागेंद्र का कोढ़ समाप्त करने का कोई उपाय नहीं है? उपाय तो है, पर मैं करूँगा नहीं। उपाय तो है, पर मैं करूँगा नहीं। स्वामी, दया सबसे बड़ा पुण्य है। आप उस पापी
नगेंद्र पर दया करने उसे कोढ़ दूर करने का उपाय कीजिए। नहीं दामिनी, यह मेरा दुश्मन है और ऐसा कभी नहीं करूँगा। स्वामी, मैंने आपसे सब तक कुछ नहीं मांगा, मांगती हूँ, आशा करती हूँ कि आप मुझे निराश नहीं करेंगे। राजा नगेंद्र को क्षमा करके उसका कोढ़ दूर करने का उपाय, कोई भी उपाय सिद्ध कीजिए। दामिनी, तुमने यह क्या मांग लिया? और दुष्ट को क्षमादान दूं मैं, जिसने मेरे राज्य को तबाह कर दिया, हमें वन पर भटकने में मजबूर कर दिया। खैर, तुमने ऐसी इच्छा प्रकट कर दी है तो मैं हर हाल में तुम्हारी इच्छा पूरी करके होगी। लेकिन इसके लिए मुझे भेष बदल कर मणिपुर नगेंद्र के पास जाना पड़ेगा। क्या? हाँ दामिनी, गुरुदेव ने मुझे ऐसा ही कहा था कि मैं वन में किसी को कोढ़ औषधि का तोड़ करूं तो लेप से। हाँ दामिनी, गुरु ने मुझे ऐसा ही कहा था कि वन से मैं कोढ़नाशक औषधि तोड़कर उस पर लेप नगेंद्र के कोढ़ मुक्त हिस्से पर करूँगा तो तत्काल ही उस पर कोढ़ दूर हो जाएगा। ओह, लेकिन आपका दुश्मन के राज्य में इस किस पर जाना ठीक नहीं होगा स्वामी। कुछ भी नहीं, कुछ भी हो, अब तो मुझे जाना ही होगा दामिनी। और कमल वेश बदला। भगवान मेरे स्वामी की रक्षा करें, और दुश्मन की माद में जा रहा है। और उसने वन से कोढ़नाशक औषधि तोड़ी और मणिपुर राज्य की ओर चल दिया। और मणिपुर राज्य में पहुंचकर, क्या सच राजन, मैं आपका कोढ़ का उपचार कर सकता हूँ? जी हाँ। और तब कमल ने औषधि का लेप नरेंद्र के हाथों पर लगाया और कुछ ही देर बाद उस लेप को हटाया। ओह, मेरे हाथ का रंग पहले जैसा हो गया। और उस पश्चात, हम प्रसन्न हो गए, तुमसे पुरस्कार दे रहे हैं, इसे स्वीकार कीजिए। राजन, मैं किसी का धन नहीं लेता, गरीबों में बांट दीजिए। नगेंद्र वहाँ से विदा लेकर वह राजमहल से बाहर निकला। वैद्य जी, तुम तेरा निश्चय ही मान हो, तुमने वह कर दिखाया जो मुझे जैसे अनुभव भी नहीं कर पाई। क्या मैं आपका परिचय जान सकता हूँ? राजवैद्य जी, मुझे आप जैसे बुजुर्ग से झूठ नहीं बोलूँगा। मैं कोई वैद्य नहीं, अपितु सैलनगर का भूतपूर्व राजा कमल हूँ। क्या? और राजवैद्य ने मन ही मन यह जानलेवा रोग दिया था। मैं इसका उपचार कर सकता था, सो मैंने किया। लेकिन जिसने तुम्हारे राज्य को धूल में मिला दिया, उसी के लिए जान पर खेल कर तुम यहाँ क्यों आए? मानवता की खातिर। मेरी पत्नी की मानवता ने मुझे यहाँ आने पर बाध्य कर दिया राजवैद्य जी। ओह, आपकी पत्नी निश्चय महान है। राजवैद्य ने तुरंत, एक विनती है, आप नगेंद्र के उपचार करने आया था, इस बात को किसी से न पता न चले। ऐसा ही होगा, आप इम्तिहान रखें। और कमल जब दामिनी के पास पहुंचा, दामिनी, मैं राजा नरेंद्र को ठीक कराया हूँ। स्वामी, मुझे खुशी है, आपने मेरा कहना मानकर एक पुण्य काम किया है। और कुछ दिन बीते, दामिनी को एक सुंदर पुत्र ने जन्म दिया। हाय रे किस्मत, पुत्र के जन्म के साथ ही मृत्यु हो गई। हाय रे मेरी किस्मत री, मैं इस फैसले पर मैं रोऊं या हंसूं। और उसके दुखी हृदय से दामिनी का अंतिम संस्कार किया। और तब कमल अपने पुत्र अंजुमन का लालन पालन करने लगा। और जब वह वन में कंदमूल तोड़ने जाता, अनुज भी साथ जाता। इस प्रकार 25 वर्ष पूरे हो गए। कमल बूढ़ा हो गया, अनुज जवान। पिताजी, आज तुम आराम करें, मैं वन में फल तोड़ के लाता हूँ। और एक रात जब वह द्वार पर दस्तक हुई तो कमल ने कुटिया का दरवाजा खोला। राजा, तुम कौन हो? मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। मैं कमल हूँ राजन, कभी असितगढ़ में रहे सैलगढ़ का भूतपूर्व राजा। ओह, तुम कमल हो, तब तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था।
तो मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। राजन, यह ठीक है, कभी हम शत्रु थे, पर आज इतने समय बाद शत्रु समाप्त हो जानी चाहिए। शंका मत कीजिए, घर आया शत्रु ये भगवान होता है। आइए अंदर आ जाइए। और संकित नरेंद्र ने कुटिया में आ गया। राजन, एक बात समझ में नहीं आती, इतनी रात गए आप वन में अकेले? मैं अखरोट खेलने गया था, हिरण का पीछा करते हुए भटक गया। ओह, आप रात विश्राम कीजिए, इसके सिवा कोई चारा भी नहीं है। कमल ने उसके लिए भोजन ले आया। राजन, यह रूखी सूखी है, आपकी सेवा में हाजिर है, इसे स्वीकार कीजिए। नगेंद्र ने जैसे तैसे भोजन खाया। वो तत्पश्चात, राजा कमल, यही युग कौन है? यह मेरा बेटा अंजुमन है। और तुम्हारी पत्नी दामिनी कहाँ है? वह तो अंजुमन को जन्म देने के साथ ही ईश्वर को प्यारी हो गई थी। ओह, उसी रात। नगेंद्र, यह कमल तेरा सबसे बड़ा दुश्मन है, इसे ये दामिनी ने मुझसे छीना था। मौका है, कमल को मौत के घाट उतार दे। और तत्काल ही आह और शोर सुनकर अंजुमन ने आंखें खोली। ओह, तुमने मेरे पिता को मारा, तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ठहर जानूंजन, इसे मत मार। और राजा का हाथ जहाँ का तहाँ रुक गया। रा, राजा, अंजुमन, यह तुम ठीक नहीं किया। जिसने कभी तुम्हें बचाया, आज तुमने उसी का जीवन लेने आए हो। मैं तुम्हें क्या क्या कर रहे हो तुम? राजन, तुम्हारा कोट ठीक करने वाला मैं ही था। और हाँ राजन, दामिनी के कहने पर मैंने वैद्य बनकर तुम्हारा उपचार किया था। क्या वह तुम थे? राजन, दामिनी की वजह से हम दोनों बैर बने था। उसी की दामिनी ने तुम्हारा कोट ठीक करके ने की प्रार्थना की। ओह, तुम्हारी यह भलाई मुझे आज। मैंने तुम्हें वह इनाम दिया और मैं अपराधी हूँ तुम्हारा, दामिनी का भी। मुझे सजा मिलनी चाहिए। और इसी के साथ कमल ने कटार खींच ली। आह राजन, यह तुमने क्या किया? मित्र कमल, मैं जीवित रहने लायक नहीं हूँ। मैंने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। और बेटा, मैं एक अपराधी कहते हैं, मरने से अपराधी की अंतिम इच्छा पूरी की जाती है। मेरी भी एक अंतिम इच्छा है, कहिए। मेरी एक बेटी है, वरुणा। मेरे मरने के बाद तुम मणिपुर जाकर उससे विवाह कर लेना, मैं वादा करता हूँ। और हिचिच और अनूप दोनों का दाह संस्कार किया और प्राण पर खुद उड़ गए और मणिपुर जाकर राजकुमारी वरुणा से विवाह किया। चूँकि राजा नागेंद्र का कोई पुत्र न था, अतः अनूप राजा बन गया। समाप्त दोस्तों।